तो आज है 24 अक्टूबर 2025 और आज फिर मैं हाजिर हूँ आपके लिए दुनिया भर, मिडिल ईस्ट, गाजा, फिलिस्तीन और बाकी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इन खबरों की हेडलाइन में आपको बता देता हूँ, 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं दोस्तों जो आपके लिए सुनना बेहद ही ज़रूरी हैं। इसराइल की संसद में वेस्ट बैंक कब्जे वाले बिल को जो पास किया था इसराइल ने, जो मैंने आपको कल खबर बताई थी, तो उसको ट्रंप ने कहा है चिंता मत करो, इसराइल वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं करेगा या कुछ नहीं करने वाला है, ट्रंप ने ऐसा बोला है। इसके बाद एक और खबर है दोस्तों, बेजालेल स्मोट्रिच जो है इसराइल का फाइनेंस मिनिस्टर, उसने कहा है अगर सऊदी को हमारी शर्तें पसंद नहीं तो वो ऊँटों पर ही चलते रहें, और इससे काफ़ी विवाद खड़ा हो गया है सारी सऊदी के और इसराइल के अंदर और बाकी पूरी दुनिया के अंदर। इसके बाद एक और खबर आ रही है दोस्तों, यूएन ने उठाया सीरिया को दोबारा बनाने का कदम। यूएन ने कहा कि सीरिया दोबारा बनना चाहिए। इसके बाद एक और खबर है, लास्ट खबर, तुर्की ने ऐलान किया है कि वो गाजा को फिर से तामीर करेगा, यानी रिकंस्ट्रक्शन करेगा, उसके लिए मानवीय मदद गाजा तक पहुंचाएगा और राहत सामग्री गाजा तक भेजेगा। तो ये 3-4 बड़ी बड़ी खबरें हैं जो एक करके इन सारी खबरों को मैं आपके सामने रखूंगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं हमारे साथ। हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शहाबुद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा अपना चैनल शाबू टीवी शो, जहां हम आपको बताते हैं दुनिया भर की सच्ची पक्की और बड़ी खबरें। चलिए आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए पहली खबर में बात करते हैं। क्या है पहली खबर? जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको एक खबर बताई थी कि इसराइल ने वेस्ट बैंक के कब्जे को लेकर जो बिल पास किया है, तो उसी के बारे में खबर है। इसराइल के कुछ नेताओं ने वेस्ट बैंक को अपने कब्जे में लेने का बिल पास कर दिया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी बात कह दी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ दोस्तों, अब क्या अमेरिका इसराइल के फैसले से पीछे हट रहा है? आखिर वेस्ट बैंक का मामला क्या है? पूरी रिपोर्ट में आपको बताता हूँ, तफसील से आपके सामने रखता हूँ क्या खबर है ये। दोस्तों, तेल अवीव से आई खबरों के मुताबिक कुछ इजरायली नेताओं ने एक बिल पास किया था जिसमें वेस्ट बैंक पर इसराइल का कानून लागू करने की बात कही गई थी, मतलब साफ साफ इलाके पर कब्जा करने की कोशिश थी। लेकिन ट्रंप ने तुरंत बयान दिया है, तुरंत कहा है और नकार दिया है कि चिंता ना करे कोई भी, इसराइल वेस्ट बैंक के साथ कुछ नहीं करने वाला है। ट्रंप ने साफ साफ लिखा है, यानी ट्रंप ने साफ कह दिया अमेरिका वेस्ट बैंक के कब्जे के सख्त खिलाफ है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जो जेडी वॉन्स, उन्होंने भी इसराइल जाकर कहा ये जो वेस्ट बैंक वाला कदम है ये एक बेवकूफ़ी भरा सियासी स्टंट है, उन्होंने ऐसा बोला है। और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी चेतावनी दी है, अगर इसराइल ने वेस्ट बैंक पर कदम बढ़ाया तो गाजा में चल रही सीजफायर यानी अस्थायी अमन खतरे में पड़ जाएगी। यानी एक तरफ इसराइल की सियासत, दूसरी तरफ अमेरिका का दबाव, और बीच में फंसी है फिलिस्तीन के बेगुनाहों की आवाम। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस खबर को लेकर? क्या ट्रंप सच में अमन चाहते हैं या फिर ये कोई सियासी खेल है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है और ये खबर है इसराइल और सऊदी को लेकर। दोस्तों, जब पूरी दुनिया इसराइल और सऊदी के बीच शांति की उम्मीद कर रही थी, मतलब बता रहे थे कि इनके रिश्ते अच्छे हैं, तभी इसराइल के एक बड़े लीडर ने ऐसा बयान दिया जिसने पूरे अरब जगत में आग लगा दी। उन्होंने कहा कीप राइडिंग कैमल्स, यानी ऊँट पर ही चलते रहो, उसने लिखा। इसका क्या मतलब है पूरा मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अब सोचिए, ऐसा बयान किसी सियासी तूफान को जन्म देगा ही देगा। चलिए पूरी खबर मैं आपको तफसील से बताता हूँ ये क्या मामला हुआ है आखिर, और ये कहने से क्यों इतना भड़के हैं सऊदी के लोग। चलिए बताता हूँ आपको। दरअसल बात यह है कि इसराइल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजलेल स्मोट्रिच ने सऊदी अरब की शांति की शर्तों पर तंज कसते हुए कहा अगर सऊदी को हमारी शर्तें पसंद नहीं तो वो ऊँटों पर ही चलते रहें। बस फिर क्या था दोस्तों, पूरा अरब मिडल और सोशल मीडिया इस बयान से भड़क उठा। इसी के जवाब में इसराइल के अपोजिशन लीडर यार लिपिड ने स्मोट्रिच पर जमकर हमला बोला और साफ कहा स्मोट्रिच इसराइल की सरकार या जनता की सोच को नहीं दर्शाता। और लेपिड ने अरब देशों को भरोसा दिलाया कि इसराइल असल में शांति चाहता है और ऐसे बयान सिर्फ सियासी नाटक हैं। अब आप बता दूं दोस्तों कि ये पूरा मामला उस वक्त उठा जब सऊदी अरब ने इसराइल में शांति समझौते के लिए कुछ शर्तें रखी थी, जिसमें सबसे अहम थी फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क का दर्जा देना। लेकिन स्मोट्रिच का बयान इजरायली राजनीति में भी विवाद का मुद्दा बन गया, क्योंकि इससे न सिर्फ अरब देशों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं बल्कि चल रहे गाजा सीजफायर और रीजनल पीस टॉक्स पर भी असर पड़ सकता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, क्या इसराइल की सरकार अपने ही मिनिस्टर के इस बयान से दूरी बनाएगी या फिर ये सब अंदरूनी राजनीति का खेल है? अरब दुनिया को पहले ही नाराज है, अब अगर ये बयानबाजी जारी रही तो शांति की राह और भी मुश्किल हो सकती है। और जैसा कि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं, ऊँटों पर सवार रहो या मर्सिडीज में बैठो, असली सफ़र तो शांति का होना चाहिए। क्या राय है दोस्तों इस खबर को लेकर? आप अपनी राय कमेंट में जरूर रखना और बताना कमेंट करके आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर।
चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ आज की तीसरी बड़ी खबर पे, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। 14 साल की तबाही, लाखों जाने चली गई, लेकिन अब सवाल है क्या सीरिया फिर से उठ पाएगा। जी हाँ दोस्तों, यूएन ने कहा है सीरिया का दोबारा बनना सिर्फ सीरिया के लिए नहीं, पूरी दुनिया के अमन के लिए जरूरी है। आखिर क्यों कह रहा है यूएन ऐसा, चलिए जानते हैं। पूरी डिटेल में आपको बताता हूँ, पूरी खबर आपके सामने रखता हूँ। 2011 से शुरू हुई सीरिया की जंग ने देश को खंडर बना दिया। आधा मिलियन से ज़्यादा लोग मारे गए, स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी सब तबाह हो गया सीरिया के अंदर। यूएन के अधिकारी रबी अफगानी ने कहा है अब वक्त है कि दुनिया एकजुट होकर सीरिया को फिर से बनाए। उन्होंने बताया कि पूरे मुल्क में लोगों को घर, स्कूल, अस्पताल, बिजली और पानी की सख्त ज़रूरत है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक सीरिया को फिर से बनाने में करीब 216 अरब डॉलर लगेंगे। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ। एक तरफ लाखों सीरियन रिफ्यूजी अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन उनके लौटने से एक नया मसला खड़ा हो गया है। लोग लौट तो रहे हैं, मगर घर या तो टूटे पड़े हैं उनके, या किसी और के कब्जे हुए पड़े हैं उसमें, और इससे तनाजत यानी टेंशन बढ़ रही है। जैसे वो जो लोग लौट रहे हैं, उनके जो घर थे उन पर किसी और का कब्जा है, तो उन दोनों आपसी में टूट पड़ने के और लड़ाई झगड़े होने के चांसेस बढ़ गए हैं। यूएन का कहना है कि अगर जल्दी से सीरिया का पुनर्निर्माण यानी रिकंस्ट्रक्शन शुरू हुआ तो ये सिर्फ सीरिया ही नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट के लिए अमन और इस्तेहाल यानी स्टेबिलिटी लेकर आएगा। रब्बी अफगानी ने कहा जो लोग यूरोप से लौटेंगे वही सबसे हुनरमंद हैं, वो सीरिया को दोबारा खड़ा कर सकते हैं और पूरे इलाके के इक्तिसादी यानी इकोनॉमिक और अमनी पीसफुल असर ला सकते हैं। यानी अब सीरिया की जंग नहीं, इमारतें और उम्मीदों की कहानी शुरू होनी चाहिए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुनिया सीरिया को दोबारा उठाने में मदद करेगी? कमेंट में अपनी राय जरूर रखना, कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ आपको लास्ट और चौथी खबर आज की, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस खबर को भी सुनकर जाना। गाजा में आखिरकार सीज फायर तो हुआ, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है इस तबाह शहर को कौन दोबारा बनाएगा। तुर्की ने यूएन में खड़े होकर जो कहा, उससे पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर फिलिस्तीन की तरफ मुड़ गया। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर में आपको बताता हूँ क्या मामला है ये। कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में तुर्की की डिप्टी इनवॉय असली गुवेन ने कहा यह सीज फायर बहुत देर से आया है, बहुत देर से हुआ है मतलब, लेकिन बहुत मुश्किल से हासिल हुआ है। उनका कहना है कि बहुत मुश्किल से सीज फायर हासिल हुआ है। तुर्की ने ऐलान किया है कि वो गाजा को फिर से तामीर यानी रिकंस्ट्रक्शन के लिए मानवीय मदद और राहत सामग्री भेजेगा। गुवेन ने कहा हमारी पहली तरजीह यानी हमारी जो पहली प्रायोरिटी है वो ये होगी कि सीज फायर हर हाल में कायम रहे, किसी भी तरह की हिंसा या कब्जे की कोशिश को रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वेस्ट बैंक और लेबनान सूरिया में हमले जारी रहे तो पूरा इलाका फिर से जंग में डूब सकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि तुर्की यूएन और दूसरी एजेंसियों के साथ मिलकर गजा में राहत और इमारतों की मरम्मत का काम शुरू करेगा। तुर्की ने एक और अहम बात कही, अगर इलाके में पायदार यानी अमन, लास्टिंग पीस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट सॉल्यूशन ही रास्ता है, यानी एक आज़ाद फ़िलिस्तीन और एक इजराइल जहां अल कुद्स यानी ईस्ट जेरूसलम फ़िलिस्तीन की राजधानी हो। तुर्की ने वादा किया कि वो गाजा की तामीर में और अमन कायम करने में पूरी दुनिया के साथ खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तुर्की ये कोशिश मिडिल ईस्ट में सच्चा अमन और सुकून ला पाएगा? तो ये थी आज की दोस्तों कुछ बड़ी खबरें, जो एक एक करके सारी खबरें मैंने आपको बताई। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बताते हैं आपको बहुत सच, जिसे दिखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप भी सच्चाई देखना चाहते हैं और दुनिया के हालात को अपनी असली नज़र से समझना चाहते हैं तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।